अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और बात हो रही थी जाफर एक्सप्रेस की, जिसमें हमने तो ट्रेन हाईजैकिंग देखी पिछले 2 रोज़ से। इसके ऊपर जो तमाम तफसीलात थी, कुछ आ रही थी कुछ नहीं आ रही थी। फाइनली DGISPR ने कल ये कहा था कि इस बेसिकली इस इंसिडेंट से हमने ये तो तय हो गया है कि रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड। ये DGISPR की स्टेटमेंट है, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन इट्स ओन सेल्फ कि अगर रूल्स ऑफ द गेम चेंज हुए हैं तो क्या रूल्स ऑफ डिफेंस जो है क्या वो भी चेंज होने की ज़रूरत है। आज शहबाज शरीफ साहब बलोचिस्तान में थे, ऑफ कोर्स उन्होंने तमाम जो काबीना भी है वहाँ की और जो असेंबली है उसको उस पर खिताब किया। उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे, और उन्होंने पूरे ऑपरेशन की तारीफ़ की ऑफ कोर्स। और ज़रार जो एक ग्रुप बना है अगेंस्ट दीज टेररिस्ट विच इंक्लूड्स SSG कमांडोज एंड अदर सिक्योरिटी पर्सनल, उनकी तारीफ़ की और ऑफ कोर्स जो शहदा हैं उनके लिए दुआ की। लेकिन सबसे बड़ी आज सिग्निफिकेंट बात आई थिंक जो बहुत सिग्निफिकेंट मुझे लगी, वो शहबाज शरीफ साहब के जो गुफ्तगू कर रहे थे वो जिन लोगों से उस पूरी मीटिंग में बैठे थे, अब्दुल मालिक बलोच साहब। लेट्स नॉट फॉरगेट अब्दुल मालिक बलोच साहब एक नेशनल पार्टी, उनकी अपनी पार्टी है और वो कौम परस्त जमात है। 2013 में वो CM थे और उनको ये टास्क दिया गया था कि वो जो स्विट्ज़रलैंड और लंदन में बैठे हुए नाराज़ सरदार हैं, जिन जो BLA की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं किसी हद तक, उनसे जाकर बातचीत की जाए। और उन्होंने की भी थी और कुछ पेशरफ्त हुई भी थी, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर गवर्नमेंट चेंज हुई एंड एवरीथिंग चेंज। सो नाउ हैविंग हिम इन दैट मीटिंग, और जिस तरह से बात हो रही थी, तो क्या डज दैट मीन दैट वी आर ऑल्सो विलिंग टू टॉक विद पीपल, या और किस तरह से होगा। यहाँ तक इतलात आ रही हैं कि अख्तर मेंगल साहब को भी इंगेज किया जाएगा। अख्तर मेंगल साहब ज़ाहिर है कि ही डजंट बिलीव इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, पहले भी वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, और जो उनके सेनेटर्स के साथ किया गया उस पर भी उनको बहुत शिकायत थी ऑन द 26th अमेंडमेंट, जिस तरह से उनके वोट्स लिए गए। इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद ये भी जाहिर है कि आज हमने देखा ख्वाजा आसिफ साहब, हालांकि एक पूरी करारदाद जो है वो जो मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुई, जिस वॉज प्रेजेंटेड बाय चीफ विप जो है PMLN के तारिक फजल चौधरी साहब, और वो यूनानिमसली अप्रूव हुई। और सब ने यही कहा कि टेररिज्म के हर हरबे को हम डिफीट करेंगे, टेररिज्म की हर चीज़ को हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, और हम फ़ौजी शहदा और हमारे फ़ौजी जवान जो है उनके साथ खड़े होंगे। सो उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब की बात करना कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इन तमाम तर चीज़ों की, फिर जिसके बाद असद कैसर साहब ने भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि वज़ीर दिफा को तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उनको तो ये कबूल करना चाहिए कि ये उनकी नाअहली है। लेकिन दैट सेड एक यूनानिमस अप्रोच ज़रूर अपनाई गई है। सब एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट नेशनल एक्शन प्लान पार्ट 2, नेशनल एक्शन प्लान जो पहले APS के हादसे के बाद बनाया गया था, उसके हवाले से भी बातचीत हो रही है। और ऑफ कोर्स ये भी कि क्या वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि उसमें भी कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना शायद इस बार मुश्किल हो। और क्या नेशनल एक्शन प्लान दोबारा बनेगा या नहीं बनेगा, हमने पहले भी ये बात की थी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अब तक कोई इजलास नहीं हो सका था, और ऑफ कोर्स हमने ये भी देखा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो हमने कल आपको डिटेल भी बताई थी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो 2013 से 2017 तक जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उसमें 4 साल में 4 मीटिंग्स हुई। शायद खाकान अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म रहे फॉर द लेफ्ट ओवर पीरियड, जिसके बाद जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, वो उन्होंने 1 साल में 10 मीटिंग्स की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की। सो ऑफ कोर्स नाउ इज़ द टाइम जिस वक्त हम ऑफ कोर्स वी शुड टेक द वेकअप कॉल, और हमें इस मामले में ज़रा तगड़ा होकर आगे बढ़ना है ऑफ कोर्स। और आज हमने देखा तो है कि 33 लाशें हैं, लेकिन उनकी शनाख्त क्या है, उनके अज़ाइम क्या थे, उनकी डिमांड्स क्या थी, उन्होंने ये क्यों किया, एंड ऑफ कोर्स पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड हमें देख रही है। इंडिया ऑफ कोर्स एक प्रोपेगेंडा ज़रूर कर रहा है, लेकिन इंडिया तो हमेशा ही हर चीज़ को प्रोपेगेंडा करता है। लेकिन अगर ये अफगानिस्तान में रीसेटलिंग ही अफगान को जो रीसेटल किया इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, अगर तमाम तर मामलात उन्हीं पर डिपेंडेंट हैं, तो फिर दिस इज़ ये कहना फिर दुरुस्त होगा कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो BLA भी अफगानिस्तान से ज़ाहिर है जहाँ भी उनको जगह मिलती है वो अपनी जगह बना लेते हैं ऑफ कोर्स, और फिर पहाड़ियों पर चढ़ जाते हैं, फिर उतर आते हैं ऑफ कोर्स। और हमने देखा कि बसों में लोग महफूज नहीं हैं, शाहराहों पे गाड़ियाँ पे जाने वाले महफूज नहीं हैं, अब हमारी ट्रेन्स भी महफूज नहीं रही। सो कमिंग टू द गेस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं शजरा मनसब साहिबा, PMLN से इनका ताल्लुक है, MNA है। बहुत शुक्रिया आपका शजरा मनसब साहिबा। सादिया जावेद हमें ज्वाइन करी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। रशीद साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नहीं अभी तक नहीं, शायद नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं PTI से।
शिजरा, मैं अब्दुल मालिक बलोच साहब की सिग्निफिकेंस जानना चाहूंगी। आपको भी ये सिग्निफिकेंट लगा कि अब हम, क्योंकि रूल्स ऑफ द गेम अगर चेंज हो गए हैं तो फिर हमारे रूल्स ऑफ डिफेंस भी चेंज होंगे, एंड शुड वी बी लुकिंग एट अ मोर डिप्लोमेटिक, मोर टॉक इट आउट वाली अप्रोच भी होगी? बहुत शुक्रिया सना सना। बिल्कुल, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि 2013 में मियां नवाज शरीफ की उस वक्त हुकूमत थी, जब डॉक्टर साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उनको बातचीत करने के लिए कहा गया, और वो ये कह रहे हैं आज कल उनके एक दो इंटरव्यूज आए जिनमें उन्होंने कहा है कि उनके बातचीत काफी हद तक कामयाबी की तरफ जा रही थी, जबकि फिर उनकी गवर्नमेंट खत्म हो गई। तो कुछ हिस्ट्री अगर हम बलूचिस्तान की देखें तो उसमें कुछ गलतियां हुई, कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसे काम हुए जिनसे कि हमें अब सबक सीखना चाहिए, और हमें अब देखना चाहिए कि हम उन गलतियों को रिपीट ना करें। और जो चीजें ऐसी हैं जो कि कामयाबी की तरफ जा रही थी, उनको शायद हमें दोबारा देखना चाहिए, उनके ऊपर गौर करना चाहिए। जहां तक तो सवाल है दहशत गर्दों का, उनके साथ तो बातचीत नहीं हो सकती। दहशत गर्दों का एक ही तरीका है, वो है उनको खत्म करना। किसी भी दहशत गर्द के साथ बात नहीं हो सकती, और जिन्होंने ये ट्रेन का वाकया किया वो बिल्कुल दहशत गर्द थे, उनकी और कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, और उनके साथ बड़ी जुर्रत से, बड़ी महारत से डील किया गया। उसके लिए हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, लेकिन इसकी मल्टी प्रॉन्ग अब अप्रोच हमें लेनी पड़ेगी। ये बात बारहा पहले भी हो चुकी है, जब अख्तर मेंगल साहब भी नाराज हुए उस वक्त भी ये बात हुई कि कुछ इस चीज के ऊपर अब गौर करना पड़ेगा, संजीदगी से लेनी पड़ेगी। मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है जिसमें कि जहां तक दहशतगर्दों का सवाल है, उनको तो एक ही तरीका है कि उनको खत्म किया जाए। जिस तरह से पहले भी मियां नवाज शरीफ के दौर में रद्दुल फसाद हुआ और दहशतगर्दी खत्म हो गई थी उस वक्त, उसके बाद चंद गलत पॉलिसी जरूर हुई, जिसकी वजह से आज दोबारा हमें अनफॉर्चुनेटली, बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है कि इस किस्म के अंदोनाक वाकयात दोबारा हमारे मुल्क में पेश आ रहे हैं। लेकिन दूसरा इसका तरीका सियासी भी डेफिनेटली होना पड़ेगा। सियासी वो लोग जो आइन के दायरे के अंदर रह के अपने हकूक के लिए आवाज उठा रहे, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। और अभी बहुत सा पानी गुजर गया, अभी बातचीत दोबारा से स्टार्ट करनी और ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन चले फिर भी स्टार्ट जरूर करनी चाहिए। उन लोगों से मुज़ाकरात करने चाहिए, उनको उनकी जो भी वो फील करते हैं अगर कि कोई महरूमी है तो उनको एड्रेस करना चाहिए। ठीक। और अब जैसे बात करें जनूबी वजीरिस्तान की सरहद पर जंडोला में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर हमला किया गया, 10 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, और ये 10 खवारिज जो थे चौकी की बैरूनी दीवार को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद उनको शहीद कर दिया गया है। सो ऑब्वियसली टेररिज्म इज नॉट जस्ट स्टॉपिंग एट जाफर एक्सप्रेस, एंड जिस तरह से हमारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है उसमें हम नंबर 2 हैं। हम ये बात बार बार करते रहेंगे कि 25 करोड़ अवाम है, हम नंबर 2 हैं उस टेररिज्म इंडेक्स पे। पहला नंबर है बर्किना फासो का, 3 करोड़ ऑलमोस्ट उनकी आबादी है, आप देख लीजिए खुद। उसके बाद कॉन्गो है, उसके बाद और भी मामलात हैं, और भी मुल्क हैं, लेकिन अपना नंबर देखकर ज़रा हैरत होती है, और इस पर ऑफ कोर्स वी नीड टू बकल आवर सीट बेल्ट्स एंड मूव ऑन। नदीम कुरैशी साहब, आप पीटीआई से आपका ज़ाहिर ताल्लुक है। पीटीआई अब यूनानिमसली जो करारदाद मंजूर हुई आज नेशनल असेंबली में, ऑफ कोर्स वो एक पूरी आप लोगों ने सबके सिग्नेचर्स उस पर हैं, और पीटीआई ने बहुत बढ़ चढ़ कर बात भी की। कल भी सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि वी डोंट वांट टू डिस्कस पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स होती रहेगी, हमें इन एनी केस एक हमें बैठना चाहिए, एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। लेकिन फिर भी आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई जो है ना जगह आपको नहीं दी, वो प्रोपेगेंडा आपको अभी भी समझते हैं, और प्रॉब्लम जो इस मुल्क में हो रही है वो उसका कसूरवार भी पीटीआई को समझते हैं, क्योंकि इन्होंने आप लोगों ने ही रीसेटल किया तालिबान को, आप ही लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, आप ही लोग अफवाज के खिलाफ एक बयानिया बनाने में कामयाब होते हैं सोशल मीडिया पर। आपका रिस्पॉन्स इस पर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सना साहबा। देखें, जो सलमान अकरम राजा साहब ने कल बात की वो हमारा ऑफिशियल मौकिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पाकिस्तान के ही बसने वाले लोगों की एक जमात है, और अगर हम जमहूरियत की असल रूह के मुताबिक देखें तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और सलमान अकरम राजा साहब ने इमरान खान साहब का मौकिफ कौम के सामने पेश किया। हम बहुत तकलीफ में हैं, हर पाकिस्तानी की तरह, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की तरह हमें बड़ी अजियत है ये जो माहौल सारा बनाया जा रहा है, और बिलखुसूस हमारा पड़ोसी मुल्क जिस तरह से सारी चीज को प्रोपेगेट कर रहा है,
होना तो ये चाहिए कि हुकूमत वक्त बजाय अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को टारगेट करके असल जड़ तक पहुंचे और लोगों को पता है इस मसले की असल जड़ें कहाँ हैं, क्या रूट्स हैं इसके, क्या वजह है, क्यों वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे उनसे हम दूर होते जा रहे हैं। और अगर डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब और अख्तर मेंगल जैसे लोग ये कहते हैं कि जी अब गेम हाथ से निकल गई है, तो क्यों ये नौबत आई? मुझे आज भी यकीन है, हम दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटी फोर्सेस रखते हैं, हमें अपनी अफवाज पर पूरा यकीन है, लेकिन अगर हम डायलॉग को छोड़ देंगे, अगर हम गुफ्तो-शनीद को छोड़ देंगे, अगर हम टेबल को छोड़ देंगे, तो शायद ये आग मजीद भड़केगी। हम ज्योग्राफिकली जहां जिस खित्ते में मौजूद हैं, हमें बहुत बड़ा एक दुश्मन हमारे पड़ोस में मौजूद है। और मुझे इस पे कोई, मैं डिप्लोमेसी की बात नहीं करना चाहता, मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं खुद भी इस सारी तकलीफ को महसूस कर रहा हूँ जो पूरे मुल्क में अफसुर्दगी है। और ज्यादा अफसुर्दगी ये है कि पे दर पे वाकयात हो रहे हैं, हम बजाय ये कि अपना एक्चुअल टारगेट सेट करके उसको हिट करें किसी भी तरह से, वो हम लड़ाई की सूरत में करें, हम गुफ्तो-शनीद की सूरत में करें, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को यहां भी स्पेस देने पर तैयार नहीं है। और यही रवैये है हमारे। ख्वाजा आसिफ साहब आज से कुछ अर्सा पहले, इस असेंबली से पहले उनकी गुफ्तगू जो 2008 और 13 की असेंबली थी, वो मौजूद है रिकॉर्ड पर, वो क्या फरमाया करते थे। मैं वो बातें दोहराकर मजीद अफसुर्दगी पैदा नहीं करना चाहता। मैं आज भी समझता हूँ कि फैसला साजों के लिए ये वक्त है, खुदा ना करे ये वक्त निकल गया तो हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। आम बलोच बड़ा मुहिब वतन है, ये एक खास एलिमेंट है जिसको परवरिश किया गया है बरसों से, जिसके पीछे कुछ ताकतें हैं, इंटरनेशनल ताकतें हैं। ये ऐसे नहीं हो सकता कि इनका इतना ऑर्गेनाइज क्राइम किया जाए कि हमारे फोर्सेस के जवान छुट्टियों पर जा रहे हैं, वो निहत्ते हैं, वो अपनी फैमिलीज के साथ हैं, और एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाए और लोगों को किडनैप कर लिया जाए। ठीक है, हमारी फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी से तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद, वो जगह ऐसी थी, दुश्वार गुजार थी, बड़ी रिकवरी की है, रेस्क्यू किया चीजों को। लेकिन इसके बावजूद हमने देखना है कि ये एकदम ये लहर क्यों आई है, इनकी डिमांड क्या है, इनके मुतालबे क्या है, ये चाहते क्या है। अगर केपी की कुछ बेल्ट्स में ये सारा सिलसिला शुरू है और हम ये क्या करके जी अफगानिस्तान से इसके ताने बाने मिलते हैं, होगा ऐसा। लेकिन अफगानिस्तान से भी बड़ा दुश्मन हमारा वो है जो कभी पाकिस्तान में अमन नहीं चाहता। जैसे अभी हाल ही में हमारी चैंपियंस ट्रॉफी जो बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को एक ब्रेक थ्रू हुआ, इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, उन्होंने अपनी पूरी डिप्लोमेसी की और हमें शिकस्त दी। हमें वो चैंपियंस ट्रॉफी जिसका ऑनर हम लेना चाहते थे, वो दुबई ले गए। वो उन्होंने पूरी दुनिया की टीमों को हॉस्टेज बना के वो ट्रॉफी ले गए और हम खामोशी से तमाशा देखते रहे। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ अभी वक्त है और तहरीक इंसाफ हर उस काम में रियासत के साथ खड़ी है जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए है, जो पाकिस्तान की मजबूती के लिए है। अगर सोशल मीडिया की किसी पोस्ट को या कुछ लोगों की किसी राय को ये कहेंगे जी ये तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऐसा नहीं है। तहरीक इंसाफ करोड़ों लोगों की जमात है, 100 से ज्यादा अरकान असेंबली पंजाब में है, 100 से ज्यादा एमएनए नेशनल असेंबली में है, सेनेट में हमारी नुमाइंदगी है, एक सूबे में हमारी, हम गवर्नमेंट में है। तो अगर हमारी तरफ से ऑफिशियल कोई इस तरह की बात नहीं ठीक है, कुरैशी साहब आप मैं आपको वापस आती हूँ, सादिया साहब को भी जरा इंक्लूड कर लेते हैं। सादिया साहब, क्योंकि ये दो तो लड़ते रहेंगे, क्योंकि आपने देख लिया ख्वाजा आसिफ साहब बोले, फिर असद कैसर साहब ने जवाब दिया, लेकिन एक करारदाद है जो यूनानिमसली अप्रूव हुई है और सब उसके अंदर, सब उस दुख में भी हैं, उस सोगवार जो एक फिजा बनी हुई है, सब उसमें शामिल हैं और सब एक आवाज होकर कह रहे हैं कि चलें लेट्स कॉल नेशनल एक्शन प्लान कमेटी का इजलास बुलाते हैं, नेशनल एक्शन प्लान दोबारा नंबर 2 करते हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज कहा है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि नेशनल एक्शन प्लान जो पहले नवाज शरीफ साहब ने बनाया था पहला वाला, अब दूसरा बनाए शहबाज शरीफ साहब। तो आपको भी लगता है कि नए एक्शन प्लान की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सना, जो हादसा जाफर एक्सप्रेस के साथ बोलान के इलाके में हुआ, पूरे पाकिस्तान को उसको हम आवाज़ होकर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना चाहिए। जो अनासिर उसमें मुलविस हैं उनको कड़ी सी कड़ी
सज़ा होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो मुहिब वतन नहीं हो सकते, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं। वो उन निहत्ते पाकिस्तानियों के कत्ल का उनके हाथों पे शहादत का खून है, तो उनको तो गवर्नमेंट को किसी सूरत माफ़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। आपने बात की कि आज कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दोबारा ये बात की है। आपको याद है कि बीबी की शहादत के बाद 2008 में जब प्रेसिडेंट जरदारी पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने बलोच कौम से माफ़ी मांगी थी और उस वक़्त भी डिमांड की थी और हमने कोशिश की थी कि जो है नेशनल डायलॉग हो, और उन्होंने आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान का जो है वो काम शुरू किया था। मैं समझती हूँ कि आज चेयरमैन ने बिल्कुल सही बात की है। हमें नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है, नए नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है। बलोच पूरी कौम जो कुछ हो रहा है बलोचिस्तान में उसकी जिम्मेदार नहीं है। ये अनासिर हैं जो इंटरनेशनल गेम का हिस्सा हैं और जो पाकिस्तान में जो लोग नहीं चाहते कि अमन अमान हो, पाकिस्तान में बलोचिस्तान की खुशहाली हो सके, सी पैक के तहत ग्वादर पोर्ट पूरी तरह ऑपरेशनल हो, ये वही अनासिर हैं जो इस मुल्क के दुश्मन हैं। लेकिन इसके लिए पहले हमें सबको एक होना होगा, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, चाहे वो पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नून हो, रिलीजियस पार्टीज हो। जब तक हम एक नहीं होंगे, पॉलिटिकल फोर्सेस आगे नहीं आएंगी, जब तक ये मामलात इसी तरह चलते रहेंगे, हम एक दूसरे पे तनकीद करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल फोर्सेस को फोर फ्रंट पे आना चाहिए, अपने इख्तिलाफात भूलने चाहिए, ईगो ख़त्म करनी चाहिए और इस मामले के लिए एक टेबल पर बैठना चाहिए। तो आप समझती हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और नेशनल एक्शन प्लान दोबारा से रीराइट किया जाए? ठीक है। शिजरा मंसूर साहब ये बताइएगा, हम डिप्लोमेटिकली, क्योंकि हमारा फॉरेन ऑफिस ने आज इंडिया के खिलाफ तो स्टेटमेंट दी है और जाहिर है उनके गैर जिम्मेदाराना जो जर्नलिज्म है उस पर भी बात की है और सभी दुनिया कर रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि डिप्लोमेटिकली हमें क्या करना चाहिए? और अगेन अगर हम अख्तर मेंगल साहब को खुद मना नहीं सकते पार्लियामेंट में वापस आने के लिए, तो फिर हम उनको कैसे मनाएंगे कि वो हमारे साथ बलोच जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं या और लोग हैं जो कम से कम अभी कौमी दायरे से निकले नहीं हैं, उनको वापस लाएं? तो आपको नहीं लगता दिस इज कैच 22 सिचुएशन? देखिए, आई थिंक कि हर सिचुएशन में से निकला जा सकता है। ऐसी नहीं है बात कि हम मुज़ाकरात करके या बातचीत करके अभी नहीं कर सकते। ठीक है कि हालात ज्यादा बिगड़ते गए, उनको इससे पहले इस पे काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए थी इस वक्त। लेकिन देखिए, हर मुल्क के अंदर हर जगह पे जो अब ये टेररिज्म ने दोबारा सर उठाया, तो उसकी वजूहात पे भी गौर करना चाहिए ना कि उसकी वजूहात क्या हुई। क्या वो पॉलिसीज थी जिसकी वजह से कि जब ज़रबुल अज़ब और रद्दुल फसाद के बाद पाकिस्तान में टेररिज्म मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई थी, फिर टेररिस्ट को अफगानिस्तान से बगैर सरेंडर किए बुलाया गया, उनको रीसेटल किया गया, फिर जेल में बैठे हुए कई ऐसे लोग उनको छोड़ दिया गया। एपीएस का एक भयानक मामला जो हमने अपने बच्चों का खून देखा, तमाम हमारा मुल्क कांप गया उस वाकये से, उन लोगों को छोड़ दिया गया। तो वो सेटल हुए, रीग्रुप हुए और री स्ट्रेंथन हो गए और उन्होंने दोबारा अब ये चीजें शुरू कर दी। अब इस वक्त ऑब्वियसली हमें दोबारा से एक तो ये ऑपरेशन किसी किस्म का करना पड़ेगा एक, और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री, हमारी अफवाज जो हैं पूरी दुनिया में बेहतरीन अफवाज में से हैं और उन्होंने आज करके दिखा दिया कि एक चीज जो बड़ी मुश्किल एक लग रही थी, एक ऐसा ऑपरेशन था जो कि बड़ा स्ट्रेटेजिकली सोचा समझा ऑपरेशन था, उसमें बहुत उन्होंने सोच समझ के ये सारा प्लान करके किया हुआ था और मुख्तलिफ अनासर थे उसमें, जिसमें यकीनन के बैरून मुल्क अनासर शामिल थे। अफगानिस्तान से भी बात हो रही थी और इंडिया का जो रॉ है वो तो हर वक्त इस ताक में बैठा होता है ना, वो तो फंडिंग कर रहे हैं।
तो ये करेंगे वो इंशाल्लाह, जिस तरह उन्होंने आज दिखाई अपनी महारत। लेकिन बातचीत भी इंशाल्लाह ताला करने की जरूरत है। और अभी जो आपके अभी जो बात हो रही थी कि तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए। थ्योरेटिकली हम ये जरूर कहते हैं, थ्योरेटिकली ये बात बहुत अच्छी भी लगती है, लेकिन क्या हकीकत में हम ये कर पाएंगे? जब इस किस्म का एक वाकया होता है जिससे पूरे मुल्क का दिल दहल जाता है, तो उसके बाद एक ही फोकस होना चाहिए कि इसके, एक तो ये कि हम उस पे काबू तो पा रहे थे, लेकिन जिस वक्त ऑपरेशन उसका जारी था उस वक्त भी सोशल मीडिया के ऊपर एक और किस्म का प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज जारी थी। इंडिया ने वो करना था, वो तो हमें पता था कि इंडिया करेगी। इंडिया तो हमारा दुश्मन है, उसने तो ये करना ही करना है, उसने तो हर जगह पे हमें वार करने की कोशिश करनी है। लेकिन हमारे अपने जब लोग, हमारी अपनी जमातों से लोगों ने उठ के उसी किस्म का फॉल्स प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, उसी किस्म की बेबुनियाद बातें फैलाना शुरू कर दी, तो फिर अफसोस आता है। और फिर ये क्वेश्चन होता है कि क्या इस बात के ऊपर भी हमने सियासत करनी है? जिस तरह पिछली दफा एपीएस का वाकया हुआ तो तमाम पार्टीज इकट्ठी हुई और उसके बाद हमने कामयाबी के साथ उस चीज पे हम अमल पैरा हो सके। लेकिन अभी भी क्या पीटीआई इस वक्त भी ट्वीट्स उनके ऑफिशियल हैंडल से आ रही हैं जिसमें कि इस वाकये के अलावा सियासत की जा रही है। कल भी उन्होंने जो तकारीर असेंबली में की उसमें भी वो सियासत कर रहे थे और सियासत अपनी चमकाने की कोशिश कर रहे थे। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इस वक्त इन सब चीजों को पीछे करके हमें जिस वक्त पाकिस्तान का सलामती की बात आ जाती है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात आ जाती है, तो उस वक्त तो सब कुछ पीछे हो जाता है। और सबको एक सर जोड़ के बैठना चाहिए, सबको ये कह देना चाहिए कि इस वक्त हम अपनी बाकी सब चीजों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ वी वांट एन एक्शन ऑन दिस, जिस एक्शन के अंदर कि हर किस्म की चीजें शामिल होंगी, उसमें बातचीत भी शामिल होगी, मुज़ाकरात भी शामिल होंगे। जब अवाम और हुक्मरान और सिक्योरिटी फोर्सेस तब मिल के सर जोड़ के बैठेंगे तो यकीनन कोई ना कोई रास्ता जरूर इंशाल्लाह ताला निकलेगा। लेकिन अब हमें एक कौम के हवाले से इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि हमने किस तरह से इकट्ठे होके सर जोड़ के अपनी तमाम चीजों को पीछे करके कि जी इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो। अभी से इन्होंने ये बातें शुरू कर दी कि इसे छोड़ो और इसे छोड़ो। ये चीजें बिल्कुल बेमानी है, वो एक डिफरेंट चीज है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो यहाँ पे अब सब इकट्ठे होके बैठे, मिलके सोचे कि हमने हिस्ट्री में क्या गलतियां की हैं, हम उन गलतियों को रिपीट ना करें, हम एक आगे का सोचें, दिल को भी बड़ा करें और अपनी सोच को भी बड़ा करें और बड़ा करके हम ये देखें कि हमने किस तरह से आगे चलना है। बिकॉज पाकिस्तान है तो हम हैं। कुरैशी साहब ठीक है, ठीक है, लेट मी मूव ऑन। कुरैशी साहब, ये बात आप लोग अपने आप से झटक नहीं पा रहे हैं कि ये आपने जो रीसेटल किया तालिबान को और फिर जो प्रेसिडेंशियल मर्सी के हवाले से आपने एपीएस के 2 मरकजी मुल्जमान को भी आप लोगों ने रिहा कर दिया, अब ये बात उसका जो ओनस है वो पीटीआई के ऊपर आ जाता है बार बार। तो जाहिर है उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट भी थी, उस वक्त उनकी मर्जी के बगैर तो पता भी नहीं हिल सकता, लेकिन ये पूरी जो मामला है वो ओनस आप पर है। तो अब इसको कैसे आप झटक सकते हैं? कैसे हम आपको कह दें कि आप मुहिब्बे वतन है, क्योंकि आप तो तालिबान के आने पे तो आप लोग खुशियां मना रहे थे। देखिए सना साहब, मैं आपसे गुजारिश कर दूं जी सर, पाकिस्तान के बहुत सारे इश्यूज पर, बहुत सारे तारीख के सफात पर इसलिए उसको खुफिया रखा गया कि चीजें लोगों के सामने ना आए। मैं बतौर एक मेंबर असेंबली मुतालबा करता हूँ कि इस पे एक जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए, इस पे कोई पार्लिमानी कमीशन बना दिया जाए, इस पे कोई हाई प्रोफाइल एक ज्वाइंट वेंचर करके इसको प्रोब किया जाए कि वो कौन से अनासिर थे जिन्होंने ये फैसला किया। इज इट पॉसिबल? आपने बिल्कुल ठीक कहा। इज इट पॉसिबल कि कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये डिसीजन कर सकती है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कि तालिबान को लाना है या नहीं लाना? और फिर ये मतलब एक इस तरह से ये सियासत है। अभी मेरी बहन जो पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रही है वो ताना दे रही थी कि जी तहरीक इंसाफ अपनी सियासत चमका रही है। सियासत चमकाना इसको कहते हैं कि आप गुज़श्ता 3.5 साल से गवर्नमेंट में है, हर तरह के इख्तियार वसाइल आपके पास है, 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, लोग आज उस दौर में हैं जो डिजिटल दौर में है, जिंदा है लोग, हर शख्स अपनी राय रखता है, अपना इजहार करने का उसको हक दिया है आइन ने भी और कुदरत ने भी। अगर कोई शख्स ये क्वेश्चन करता है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को तो घरों से नहीं निकलने देते, आप इतना बड़ा इलेक्शन जो है उसको उसके सारे नताइज तब्दील कर देते हैं,
तो आप इतने कमजोर हैं। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं इस हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि अगर वो जिन तालिबान को यहाँ उन लोगों को जो उस वक्त पाकिस्तानी से बकौल आपके, मैं कंफर्म नहीं कर रहा, जो मैं सुनता हूँ मीडिया पर, अगर उन लोगों को अलाउ किया उस वक्त की सरकार ने रियासत की पॉलिसी के तहत कि आप आ जाए, तो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो आपकी कंट्रोल से बाहर है, वो आसमान पर बैठकर ये सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत के एंड पर है। ये आप बिल्कुल अब ब्लेम दे दे अपनी चीजों को उसको मजबूत करने के लिए अपने दलाइल दे, लेकिन ये अपनी दलील लोग मानेंगे नहीं। लोग अब हर चीज वॉच कर रहे हैं। एक ही वक्त में जाफर एक्सप्रेस पे इतना बड़ा हादसा होता है, पूरा मुल्क अफसुर्द होता है, उसी वक्त एक MNA आदिल बाजरी के घर पे पुलिस रेड किया जा रहा होता है, तो लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे इस बात पर। मैं कल से सुन रहा हूँ कि जी एक जमात प्रोपेगेट कर रही है। भाई जब आप रियासत तो माँ की तरह से होती है ना। मौलवी हिदायतुर रहमान साहब ने कल ये बलूचिस्तान असेंबली में भी उन्होंने कहा इस बात की निशानदेही की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। तो देखे ना आप, मैं पंजाब में हूँ, मैं एक लफ्ज नहीं बोल सकता। कोई पीका एक्ट आ रहा है, कोई डेफमेशन लॉ आ रहा है, आप क्या चाहते हैं? लोगों के गले बंद कर दिए जाए? यकीन करें, जब आप लोगों को ये बोलने की, इजहार राय की आजादी सलब कर लेंगे, तो वही आप हिजान पैदा होते हैं, वही नफरतें पैदा होती हैं। जब कोई शख्स अपना इजहार कर लेता है, तो उसका वो जो टेम्परामेंट है वो नॉर्मल हो जाता है, वो नॉर्मल अंदाज में आ जाता है। आप दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं? हमने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट पर हर इल्जाम थोपने का ये जो वतीरा अपनाया हुआ है, हमें इससे बाहर आना होगा। टेम्परेचर्स को नीचे लाना पड़ेगा, मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। ठीक है, मैं नदीम कुरैशी साहब, मुझे वक्फा लेना है, मैं वक्फा ले लूं, पर आपके पास वापस आते हैं। हम उनसे भी बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक एंड वी स्टिल डिस्कसिंग ऑफ कोर्स बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं उनका हल कैसे निकलेगा, बातचीत से निकलेगा। और ये बात कर देना कि अब तो गेम हाथ से निकल गई है, फिर ये रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए हैं। इन तमाम तर चीज़ों के बाद अब्दुल मालिक बलूच साहब को उस मीटिंग में बैठना, जिस मीटिंग में तमाम अनासर पर बात हो रही थी, तमाम मराहिल जिस तरह होंगे, किस तरह से NFC अवार्ड का हिस्सा दिया गया, किस तरह से बातें हो रही हैं और वे फॉरवर्ड सोचा जा रहा है, तो उसमें कम से कम अब्दुल मालिक बलूच साहब का बैठना मेरे लिए तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। मैं आपके पास आना चाहूँगी सादिया साहब, और यही बात आपसे करना चाहूँगी कि जैसे अख्तर मेंगल साहब हो गए, अब्दुल मालिक बलूच साहब हो गए, यही लोग हैं जो अब इन्होंने अगर हाथ उठा ली है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है हमारा। आप क्या समझती हैं? देखिए, एक तो सना सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज, जो मैं पहले सेगमेंट में भी कह चुकी कि जी वो सारे एक पेज पे आए इस मामले पे, लेकिन साथ में PTI को अपने सोशल मीडिया विंग को भी तंबीह करनी चाहिए, उनको रोकना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मैं तो असेंबली में बैठकर या इजलासों में बैठकर ये कहूं कि जी PTI बलूचिस्तान के लिए डायलॉग के लिए तैयार है, लेकिन आपके सोशल मीडिया पेजेस में जो है वो उसके खिलाफ प्रोपोगेट किया जाए, वो इंडियन नैरेटिव को सपोर्ट किया जाए, तो PTI को इससे भी अपने आप को, इस सोशल कैंपेन से भी अपने आप को डिस्टेंस करना होगा। जो वो ये कह के निकल जाते कि जी हमें नहीं पता, दुनिया आजाद है, डिजिटल हो गई है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं तो कमांड एंड कंट्रोल होगी ना इस डिजिटल सोशल मीडिया की, जो PTI के अंडर अम्ब्रेला चल रहा है। जो आपने बात की, देखें, मायूसी फैलाना तो बहुत आसान है कि जी गेम इज ओवर। ये हालात एक दिन के पैदा करदा नहीं है। अफगानिस्तान का मामला हो या KPK में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, पिछला जो दौर था, आपकी बात बिल्कुल सही है कि PTI की गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट एक पेज का वो भी नारा लगाते थे, और वो ये कहते थे कि जी बाद में, पहले तो वो कहते थे जी जो कुछ हो रहा है मैं कर रहा हूं, और जब बाद में लड़ाई हुई और नाराजगी हुई तो कहते थे जी मैं तो कुछ करता नहीं था, जनरल बाजवा करते थे या जनरल फैज करते थे। तो हमें इससे निकलना होगा। नून लीग हो, PTI हो, उनको पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। वी हैव टू सेव बलोचिस्तान। बलोचिस्तान महफूज होगा तो पाकिस्तान महफूज और मुस्तहकम होगा। तो जो आप बात कर रही हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ,
उनको जो अख्तर मेंगल साहब हैं, मालिक साहब हैं, या एनीबडी फ्रॉम बुकटीज हैं। सादिया साहब, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपको याद होगा बिलावल साहब ने अभी ऑक्सफोर्ड में जो खिताब किया था कुछ अर्से पहले, उन्होंने यही कहा था कि यू कैन नॉट कंट्रोल एवरी ट्वीट, यू कैन नॉट कंट्रोल एवरी न्यूज, यू कैन नॉट कंट्रोल एवरी हेडलाइन, एंड वी नीड अ सॉफ्टवेयर अपडेट इन इस्लामाबाद। तो आप उस बात की नफी नहीं कर रही कि एक एक ट्वीट पे अगर हम बैठे रहे और नाराज करते रहे उस पर आर्ग्यूमेंट, तो फिर तो टाइम ही जाया करेंगे, कैसे करेंगे कंट्रोल? नहीं, देखिए, एक एक ट्वीट को मैं ये नहीं कह रही कि आप एक एक ट्वीट को कंट्रोल करें, लेकिन जाहिर सी बात है पार्टी की कहीं ना कहीं से तो सरपरस्ती होती है ना, तो वो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती है, वो सरपरस्ती रोकनी चाहिए। इनके लीडर को, इमरान खान को, या जो भी लीडर इस वक्त बैरिस्टर गौहर को, अपने सोशल मीडिया पेजेस को भी रोकना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक एक ट्वीट को मॉनिटर करें, रोकें, लेकिन जाहिर सी बात है लाइन ऑफ एक्शन दिया जाता है तो कैंपेन बनती है, नैरेटिव बनाया जाता है, ऐसे नहीं होता। हम भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे भी सोशल पेजेस चलते हैं, हमें पता है कि हमें बताया जाता है कि इस लेंथ पे, इस लाइन पे बात करनी है आपको, तो फिर वो ऐसे नहीं होता कि खुद से अचानक एक ही माइंडसेट, एक ही बात के उन्हीं लफ्जों में मुख्तलिफ नामों से 1000 ट्वीट आ जाते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक हो गया, आपकी बात मैं समझती हूँ जी जी जी, आप समझती हैं? मैं ये समझती हूँ कि आज चेयरमैन साहब ने बिल्कुल कहा है, इस पे सियासत नहीं होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट को भी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठकर इस मामले को हल करना चाहिए। जो लोग इसको कंडेम नहीं कर रहे, चाहे वो महारंग हो, चाहे बीएलए का कोई भी लीडर हो, जो इसको कंडेम नहीं कर रहा, हमें उसको कल सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। हमें नहीं कहना चाहिए कि उन्हें पॉलिटिकल इवेंट्स में बुलाया जाए, उनको इस्लामाबाद में बुला के बैठाया जाए। ये जो हो रहा है इसको हम सबको कंडेम करना है, लेकिन हम सबको बैठकर मसले का हल निकालना चाहिए, डायलॉग के जरिए, ऑपरेशन के जरिए, जो भी तरीकाकार है। लेकिन जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस एक पेज पर नहीं आएंगी, एस्टैब्लिशमेंट साथ नहीं बैठेगी, ये मामला तय नहीं होगा। ठीक है, मैं शिजरा मनसब साहब क्विकली, अगर मेरे पास वक्त कम है, अगर आप ये बात बता दें, महारंग बलोच को पीटीआई ने इनवाइट किया, मंजूर पश्तीन को इनवाइट किया, वो तो खैर अब आए नहीं, आए मेरा नहीं ख्याल आएंगे भी, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की और सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की, तो क्या महारंग बलोच कोई स्टेक होल्डर नहीं है? शुड वी ट्रीट हर एज अ टेररिस्ट? नहीं, टेररिस्ट तो हम नहीं ट्रीट करते, लेकिन बात यह है कि हम देख रहे हैं, एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर देख रहे हैं कि किस तरीके से आपने देखा कि बलूचिस्तान में ही लोगों के आईडी कार्ड्स देख के उनको मारा गया, और इस किस्म के वाकयात होते रहे हैं। अब दहशतगर्दी जो है वो दहशतगर्दी है, वो जिस तरफ से भी हो रही हो, फिर उसकी कॉन्डमनेशन होनी चाहिए। अगर आप ये कहें कि इस किस्म की दहशतगर्दी की कॉन्डमनेशन नहीं हो रही, और जो है दूसरी बातें कही जा रही हैं, इंसानी हकूक की बातें की जा रही हैं, तो इंसानी हकूक सिलेक्टेड नहीं हो सकते, इट हैज टू बी अक्रॉस द बोर्ड। तो इन चीजों से फिर एक आप अपना जो नैरेटिव है या आपका जो अपना स्टैंड है वो वीकन हो जाता है जब आप इन चीजों की मजामत नहीं करते। आज के वाकये की भी अगर मजामत नहीं हुई तो वो भी वीकन हो गई ना, वो फिर पोजीशन वीक हो जाती है। ठीक है, वेरी गुड। नदी कुरैशी साहब, आपसे आखिर सवाल यही है कि की महरूमियाँ, उसकी कमज़ोरियाँ, उसकी नाराज़गी है, बलोच वहाँ पे जो रहते हैं उनकी नाराज़गियाँ इस हद तक बढ़ गई हैं कि अब तक कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि किस तरह से एक फुलफिलिंग किस्म की कोई बात की जा सके या डायलॉग होल्ड किया जा सके या तमाम जमातों को एक साथ बात करने पर आमादा किया जा सके। लेकिन इस वक्त मुल्क की ज़रूरत यही है बलूचिस्तान को एज एन इशू, इसकी जो तमाम इम्प्लिकेशंस हैं, जो इसकी जो स्क्रूटनाइज करें, हम स्क्रूटनी से देखें कि क्या क्या चीज़ें हमने गलत की हैं और उनको दुरुस्त करने की तरफ गामजन हों, तभी हम देख सकेंगे कि बलूचिस्तान में अमन आएगा और हमारे मुल्क पे भी अमन आएगा। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।